नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल की प्रवृत्तियां। आदिकाल की प्रवृत्तियों की बात करूं तो जो प्रवृत्तियां रहती हैं वर्तमान समय में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो प्रवृत्तियां हैं। मेरे साथ जिसकी भी बात होती है या जो भी मुझे फ़ोन करता है या मैसेज करता है किस तरह से पढ़ा जाए, तो मैं उन्हें कुछ चीज़ें ज़रूर बताता हूँ, महत्वपूर्ण चीज़ें। उन महत्वपूर्ण चीज़ों में मैं एक बात ज़रूर बताता हूँ कि जिस भी काल के बारे में तुम पढ़ो, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि वर्तमान का समय जो है वो अवधारणात्मक प्रश्नों का समय है। तो ऐसे समय में आपको प्रवृत्तियां जो है वो जरूर पढ़नी है। पहले क्या होता था कि जैसे ही विद्यार्थी, पहली बात तो ये है कि विद्यार्थी गाइडों से पढ़ते थे, गाइडों में क्या है कि प्रवृत्तियां आती ही नहीं थी। सीधा साहित्य का जैसे काल विभाजन, उसके रचनाकार और रचनाओं का परिचय ही पूछा जाता था। तो जो उस काल के बारे में, उस बिंदु के बारे में जो एक समझ विकसित होती है वो नहीं हो पाती थी। उसी तरह से जैसे काव्य की बात करें तो काव्य के बारे में भी आपको क्या पढ़ना है। काव्य, कोई भी काव्य अगर आता है तो उसकी जो भूमिका रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। वो भूमिका आपको समझने में आपकी सहायता करती है कि जिस बिंदु को आप पढ़ने जा रहे हो उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, उसका उद्देश्य क्या है और उसके कारण क्या है, ये सारी बातें। और इन्हीं से जो प्रश्न बनते हैं अवधारणात्मक प्रश्न बनते हैं। और वर्तमान में चयन का जो आधार है वो यही अवधारणात्मक प्रश्न है। एक सीमा है, वहां तक सभी आकर रुक जाते हैं। वहां से आगे जैसे रचनाओं का नाम है, रचनाकार का जन्म संबंध है, तथ्यात्मक जानकारी होती है, वो सभी रट्टे मारते हैं। उसके बाद अवधारणात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। वहां आके जो सामान्य विद्यार्थी है वो वहां आकर रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। फिर उसे लगता है कि ये प्रश्न कहां से आया है, ठीक है ना। तो वो होते हैं अवधारणात्मक प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपको आ रहे हैं तो ये दूसरों को नहीं आ रहे होते, ठीक है ना। क्योंकि प्रवृत्तियों को पढ़ना और उन्हें समझना एक विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है ना। क्योंकि उसे क्या तथ्यात्मक जानकारी की आदत पड़ी हुई है, और अगर पढ़ने की आदत पड़ गई है तो वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। फिर प्रवृत्तियां ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लगता है कि प्रवृत्तियों के अंदर ही मुख्य जो बात है, सारांश जो है, तो वो तो प्रवृत्ति है। और जिनको प्रवृत्तियां पढ़ने की आदत पड़ गई उन्हें तो ऐसा लगता है कि आगे का साहित्य पढ़ने का तात्पर्य क्या है, जब तक प्रवृत्ति नहीं पढ़े तो वो प्रवृत्तियां जरूर पढ़ेंगे। तो प्रवृत्तियां, कुछ जो प्रवृत्तियां ऐसी होंगी जैसे आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, भारतेंदु काल है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता, सठोत्तरी कविता, ये सारी जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत इनकी प्रवृत्तियां जो है वो कुछ की प्रवृत्तियां मतलब आसान लगेगी, कुछ की कठिन लगेगी, कुछ में आसान होएंगे, कुछ बिंदु जो कठिन होएंगे, आपके समझ में नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं समझ में आ रही तो, लेकिन पढ़ो जरूर, और बार बार उसको पढ़ोगे तो वो अपने आप में सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। तो इसलिए प्रवृत्तियां जरूर पढ़ें, और वही प्रवृत्तियां, मैं आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वही लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इन प्रवृत्तियों के माध्यम से हम आदिकाल को समझने का प्रयास करेंगे, और आदिकाल से संबंधित जितने भी अवधारणात्मक प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आते हैं ये भी बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम जो है किसी भी प्रकार के आदिकाल से संबंधित अगर अवधारणात्मक प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों को हल करने में हम जो है कामयाब रहेंगे। तो चलते देखते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों से तात्पर्य कि उस समय की जो विशेषताएं जो रहती हैं वो क्या, किस प्रकार की विशेषताएं थी, उस समय किस प्रकार का साहित्य लिखा गया था, और उस साहित्य के अंदर किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया था, किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया था, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। और जो उनके प्रेरक क्या रहे, उनके उद्देश्य क्या रहे, उनका परंपरा से क्या लगाव था, युगीन परिस्थितियों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, और उनका वर्तमान से क्या जुड़ाव है, ये सारी चीज़ें हम प्रवृत्तियों के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में धार्मिक साहित्य की रचना हुई थी। सबसे पहली प्रवृत्ति की बात करें तो आदिकाल में धार्मिक साहित्य की रचना हुई थी। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम बात करें तो सिद्ध साहित्य आ जाता है, नाथ साहित्य आ जाता है, और जैन साहित्य आ जाता है। इस साहित्य को क्या कहा गया है, धार्मिक साहित्य कहा गया है। तो धार्मिक साहित्य की रचना हुई थी। अब बात करें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य है, सिद्ध संप्रदाय,
नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय की रचनाएं समाहित है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये मैंने जरूर ली है, चाहे बच्चन सिंह है, अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे बच्चन सिंह हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे गणपति चंद्र गुप्त हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो या डॉक्टर नगेंद्र हो, कोई भी हो, मैंने हर जगह से उससे संबंधित जो भी सामग्री, जो भी मैं बिंदु करवाऊंगा, इन सभी हिंदी साहित्य के इतिहास से जो प्रमुख सामग्री है, जो महत्वपूर्ण है, वो आपको उपलब्ध मिलेगी मेरे सभी क्लासों के अंदर। आप देख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, ये रचनाएं विविध धर्म के विषय में लिखी गई है। ये रचनाएं कौन कौन सी, सिद्ध साहित्य, ठीक है ना, और धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो नाथ साहित्य। यहां इन्होंने सिद्ध और नाथ दो के लिए कहा है, ठीक है ना, सिद्ध और नाथ दो के लिए कहा है। ये रचनाएं ये रचनाएं विविध धर्म के विषय में लिखी गई है, इसलिए इन्हें साहित्यिक रचनाएं नहीं कहा जा सकता, इसलिए इन्हें साहित्यिक रचनाएं नहीं कहा जा सकता। किन के लिए इन्होंने कहा है, सिद्ध और नाथ संप्रदाय की रचनाओं के लिए। यहां हम जैन को एक बार मिस ही कर देते हैं, क्योंकि जैन को शुक्ल ने, जैन की रचनाएं भी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही आती है, लेकिन अलग अलग धारणाएं रहती है, शुक्ल अलग मानते हैं, नगेंद्र अलग मानते हैं, तो उस तरह से यहां हम सिर्फ बात करेंगे सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय की। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, ये रचनाएं विविध धर्म के विषय में लिखी गई है, इसलिए इन्हें साहित्यिक रचनाएं नहीं कहा जा सकता। फिर इनके जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि इस काल की धार्मिक रचनाओं को साहित्य का अंग नहीं माना गया तो हमें भक्ति काल की अतुल संपदा से हाथ धोना पड़ेगा। यदि इस काल की धार्मिक रचनाओं को साहित्य का अंग नहीं माना गया तो हमें भक्ति काल की अतुल संपदा से हाथ धोना पड़ेगा। इसी बात पर डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, आचार्य शुक्ल का विरोध करते हुए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, अगर हम सिद्ध नाथ और नाथ साहित्य को, सिद्ध और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दे, अगर हम सिद्ध और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा, ठीक है ना। ये आचार्य शुक्ल ने जब धार्मिक साहित्य कहा तो उसके विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने। अब इनका तात्पर्य यह है कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, लेकिन जो क्या नाम इनका आचार्य शुक्ल है वो इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, किसको, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को। अब बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं, इन्हीं के बारे में बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं कि शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना, ये हम पढ़ चुके हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा, ठीक है ना। इस संबंध में कुछ शोधियों ने बचकाना सवाल उठाया है कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है, जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने कौन सा अपराध किया है साहित्य की। फिर वो शुक्ल क्या लिखते हैं कि साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं, संवेदना, कल्पना, आंतरिक संरचना, संवेदना, कल्पना, आंतरिक संरचना। योग धारा इनमें से कुछ नहीं मिलता, योग धारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता और उन आलोचकों और शोधकर्ताओं का भगवान ही मालिक है जो उनमें रस, अलंकार आदि खोजकर हठ योगी की सार्थक भूमिका निभाते हैं। किसकी, हठ योगी की
सार्थक भूमिका निभाते हैं। इनके विवेचन की सार्थकता इतनी ही है कि इनके प्रतिपाद्य सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव भक्ति कवियों पर पड़ा, मुख्यतः निर्गुण धारा के कवियों पर। समझ रहे हो? अब शुक्ल ने एक कथन कहा, क्या कथन कहा प्यारे बच्चों? उन्होंने कहा कि सिद्ध और नाथ साहित्य जो है, क्या सिद्ध और नाथ साहित्य जो है ये क्या है? धार्मिक रचनाएं हैं, ठीक है ना, या सांप्रदायिक रचनाएं, इसलिए इन्हें साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने उनका विरोध किया, ठीक है ना, कि इन्हें साहित्य की, पूरी बात हम पढ़ चुके हैं, फिर से मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन बच्चन सिंह जी फिर शुक्ल जी के समर्थन में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इन हठ योगियों का तो भगवान ही, ठीक है ना, मालिक है। तो कहने का तात्पर्य वो कहते हैं जो बात आचार्य शुक्ल ने कही थी वही बात ये कह रहे हैं कि संवेदना, कल्पना और आंतरिक संरचना एक अलग होती है। योग जो है, क्योंकि जो सिद्ध और नाथ थे उनकी रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने योग धारा में, किसमें? योग धारा में माना है। शुक्ल ने किस में माना है? योग धारा में। योग ने कौन सा अपराध किया? तो उन्होंने योग धारा में इसको माना है। किसने? शुक्ल ने माना है। तो ये जो बच्चन सिंह ये भी यही कह रहे हैं कि वो योग धारा में सम्मिलित है। सिद्धों और नाथों की रचनाएं उन्हें योग धारा में सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन हिंदी साहित्य में नहीं किया जा सकता। और अगर उनका विवेचन किया, उनकी विवेचन की सार्थकता इतनी ही है कि इनके प्रतिपाद्य सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव, इनका जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण था उसका प्रभाव आगे चलकर कवियों पर पड़ा, मुख्यतः निर्गुण धारा के कवियों पर भी। इनका सिर्फ जो विवेचना का, इनकी विवेचना अगर की जाती है तो उसका महत्व इतना ही है कि इनका जो सामाजिक और जो धार्मिक दृष्टिकोण था, इनका जो सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण था उसका प्रभाव आगे चलकर भक्ति साहित्य पर पड़ा और विशेषकर निर्गुण साहित्य पर ही पड़ा। इतना ही महत्व है, बाकी इनको हम साहित्य की श्रेणी में नहीं मान सकते, ऐसा बच्चन सिंह जी भी कह रहे हैं। तो यही बात उन्होंने कही थी कि सिद्ध और नाथों का सिर्फ दो बातों के लिए किया गया है। एक तो भाषा के लिए कि जो भाषा उन्होंने प्रयोग की थी आगे चलकर उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने भी किया था, और दूसरा उनके संस्कार, ठीक है ना, उनके संस्कार जो थे या सामाजिक प्रभाव जो पड़ा था, उनकी जो उनकी धारणा जो थी उसका प्रभाव निर्गुण पर पड़ा था। वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का, तो दोनों की एक ही बात है। चलते हैं आगे। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम तीन प्रकार का साहित्य लेते हैं। सिद्ध साहित्य भी ले लेते हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनका प्रभाव क्षेत्र पूर्वी भारत था। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है, जिनका प्रभाव क्षेत्र क्या था? पूर्वी भारत था। अब सिद्धों का पूर्वी भारत था, कहां से लेके कहां तक था? बिहार से लेके असम तक, बिहार से लेके असम तक था सिद्धों का पूर्वी क्षेत्र था, ठीक है ना। और नाथों का कौन सा था? पश्चिमी क्षेत्र था, राजस्थान और पंजाब, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजपुताना और जो पंजाब है वो इनके क्षेत्र थे। सिद्धों का उद्देश्य बौद्ध धर्म के निवृत्ति मूलक दुखवादी रूप का निराकरण कर आनंदवाद की भावना प्रतिष्ठित करना था। क्या था? सिद्धों का जो उद्देश्य था वो बौद्ध धर्म के निवृत्ति मूलक दुखवादी रूप का, निवृत्ति मूलक दुखवादी रूप का निराकरण करके आनंदवाद की भावना प्रतिष्ठित करना था। सिद्धों ने वाम मार्ग अपनाया था। सिद्धों ने वाम मार्ग अपनाया था। वाम मार्ग से तात्पर्य यह था कि किसी भी वस्तु विशेष में अगर आपका लगाव है, मोह है, तो उसका अत्यधिक सेवन करने से उसका मोह जो वो छूट जाता है। और यही वाम मार्ग जो है सिद्धों के पतन का कारण बना था, क्योंकि इन्होंने अपनी वासनाओं को तृप्त करने का साधन वाम मार्ग को मान लिया था। इनका कहना था कि किसी चीज से मोह भंग करने का एक ही मार्ग है, वो है उसका अत्यधिक सेवन। इस संप्रदाय के लोगों ने अपनी वासनाओं को तृप्त करने का साधन वाम मार्ग को बना लिया। सिद्ध साहित्य में प्रथम बार दलित और पीड़ित वर्ग को स्थान दिया गया था। सिद्ध साहित्य में प्रथम बार दलित और पीड़ित वर्ग को स्थान दिया गया था। यहाँ के दलित और पीड़ित इनकी रचनाओं के नायक भी थे। इनके द्वारा सामंती प्रणाली और रूढ़ियों का खंडन किया गया। सामंती प्रणाली और रूढ़ियों का खंडन किया गया और शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना भी
की गई थी। इनके द्वारा सिद्धों द्वारा शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना भी की गई थी और वेद शास्त्र पाखंड आदि का इन्होंने खुलकर विरोध किया था। वेद जो है शास्त्र है उनका भी इन्होंने खुलकर विरोध किया था। पहले सिद्ध हम जानते हैं, ये सिद्ध साहित्य में पढ़ेंगे विषय से, ये सिर्फ प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख रूप से जो आदिकाल में जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं उसको समझने के लिए ये बातें हैं। बाकी सिद्ध साहित्य को तो हम विस्तार से, जो सिद्ध साहित्य अलग से पढ़ेंगे उसकी अलग क्लास लेकर आएंगे। नाथ, नाथ का अर्थ है, नाथ का अर्थ है मुक्ति देने वाला। नाथ का अर्थ है मुक्ति देने वाला। और जैन का अर्थ क्या है? कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन का अर्थ क्या है? कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। नाथ का अर्थ है मुक्ति देने वाला। नाथों ने हठ योग साधना का मार्ग अपनाया। किस साधना का? हठ योग साधना का मार्ग अपनाया, जिसमें है का अर्थ सूर्य है और ठे का अर्थ है चंद्रमा। है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्रमा है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथों में संयम तथा सदाचार पर बल दिया। नाथों की भाषा अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी से दुकड़ी का प्रयोग किया गया। नाथों की भाषा जो है वो क्या है? अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी सदुकड़ी। नाथों ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था? आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा यही मानी है, अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी सदुकड़ी। आचार्य शुक्ल ने इनकी यही भाषा मानी है, अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी सदुकड़ी। सिद्धों की वाम मार्गी योग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। ठीक है ना? वाम मार्गी योग प्रधान साधना सिद्धों की कौन सी थी? वाम मार्गी योग प्रधान साधना। और इनकी थी हठ योग साधना प्रतिक्रिया के स्वरूप, क्योंकि उन्होंने जो वाम मार्ग अपनाया था वो वाम मार्ग नाथों ने नहीं अपनाया था। सिद्धों से ही नाथों का विकास होता है। नाथ जो थे वो सिद्धों में ही थे, लेकिन इनमें से जो मत्स्येंद्र नाथ है और जो गोरखनाथ है, जो जलंधर नाथ है, वो सिद्धों को छोड़कर वो नाथ बन गए थे। नाथ बनने से तात्पर्य ये है कि उन्होंने उनका वाम मार्ग नहीं अपनाया था, इतना ही अंतर है। सिद्ध जो थे वो कहलाते हैं वज्रयानी और नाथ जो थे वो सहजयानी कहलाते हैं। सिद्ध जो थे वो वज्रयानी कहलाते हैं और नाथ जो थे वो सहजयानी कहलाते हैं। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप माना है। तो हम जानते ही हैं कि भी जो सिद्ध है उनके अंदर भी 2 सिद्ध गिने जाते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ 3 सिद्ध जो है, ठीक है ना, जलंधरपा है, मीनापा है, गोरक्षपा है। और यहीं चलकर मीनापा जो आगे मत्स्येंद्रनाथ हुए, जो गोरखनाथ जी के गुरु थे। और मत्स्येंद्रनाथ एक स्त्री सहचर्य में फंस गए थे, वहाँ से इनको गोरखनाथ जी ने ही निकाला था। ठीक है ना, इनको गोरखनाथ जी ने निकाला था। इसलिए उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था कि पहले गुरु तो मत्स्येंद्रनाथ थे, लेकिन ये जो नाथों की परंपरा है ये आदिनाथ जो है गुरु गोरखनाथ ही कहलाएंगे, मतलब तुम ही कहलाओगे। तो वो शिष्य होने के बावजूद भी जो नाथों की परंपरा है वो गोरखनाथ से ही कहलाती है। ठीक है ना। जलंधरनाथ जो थे, ये जलंधरनाथ जो थे, इन्होंने कहते हैं कि ये पंजाब में जाकर बस गए थे नाथ सिद्धों को छोड़कर। ठीक है ना। और वहाँ पर इन्होंने जलंधर शहर भी इन्हीं के नाम पर बसाया हुआ बताते हैं। वहीं पर इनको बालनाथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक बालनाथ का टीला भी है। ये सारी बातें मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन याद करवाने के लिए फिर से भी बता देता हूँ। फिर आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य की बात करें तो 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जो सिद्ध साहित्य है वो भी 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। और नाथ साहित्य है वो भी 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, के मध्य माना जाता है। इनकी संख्या मध्य देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अधिक थी। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अधिक थी। जैन साहित्य का प्रभाव मध्य देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अधिक थी। जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र गुजरात काठियावाड़ था। इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो गुजरात और काठियावाड़ था। अब देखो किस किस का क्या था। सिद्धों की हम बात करें तो सिद्धों का पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी भारत। ठीक है ना। असम से लेकर बिहार से लेकर आसाम तक उनका क्षेत्र था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
ये इनका क्षेत्र था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है ये इनका क्षेत्र था। किनका? सिद्धों का। और हम बात करते हैं नाथों की, तो उनका था राजपुताना अर्थात राजस्थान और पंजाब जो उनका क्षेत्र था। राजस्थान और पंजाब जो है वो नाथों का क्षेत्र जो था। और जो जैनों का क्षेत्र था वो गुजरात, काठियावाड़ ये था। ठीक है ना, गुजरात, काठियावाड़ आदि था। जैनों की प्रमुख शैली जो थी, लेखन शैली क्या थी? आचार, रास, फागु, चरित, ये इनकी शैली थी। इसमें ये लिखा करते थे आचार, ठीक है ना, रास, फागु, चरित, ये इनकी शैली थी। जिन्होंने अपने साहित्य में साहित्यिक व परिनिष्ठित अपभ्रंश, किसका? साहित्यिक व परिनिष्ठित अपभ्रंश का प्रयोग किया था। ये थी सिद्धों की, जैनों की भाषा। जैनों ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था? साहित्यिक व परिनिष्ठित अपभ्रंश का। साहित्यिक व परिनिष्ठित, भी परिनिष्ठित अपभ्रंश उसे ही कहा गया जो साहित्यिक अपभ्रंश थी, तो उसका प्रयोग किया गया है। राष्ट्र साहित्य की रचना, इस काल में, आदिकाल में राष्ट्र साहित्य की रचना हुई। आदिकाल के अंतर्गत आश्रयदाताओं के, आदिकाल के अंतर्गत आश्रयदाताओं के यश, शौर्य, गुणों और वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए राष्ट्र साहित्य की रचना की गई। राष्ट्र साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है जो डिंगल और पिंगल शैली में रचित है। डिंगल जिसमें राजस्थानी शब्दों की भरमार रहती है और पिंगल जिसमें ब्रजभाषा के शब्दों की भरमार रहती है। प्रमुख रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, विजयपाल रासो, अमीर रासो और परमाल रासो, ये जो है प्रमुख रासो माने जाते हैं। और हम कल पढ़कर गए थे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन कौन से प्रमुख रासो थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रमुख रासो कौन कौन से थे? तो वो थे, सबसे पहले आता है खुमान रासो, दलपति विजयकृत खुमान रासो सबसे पहले आता है। दूसरा जो आता है नरपति नालकृत बिसलदेव रासो। दूसरा कौन सा है? नरपति नालकृत बिसलदेव रासो। तीसरे की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी कृत पृथ्वीराज रासो। 4 नंबर पर मैं बात करता हूं तो जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश। 5 नंबर पर मैं बात करता हूं तो जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि कृत जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि कृत जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं 6 नंबर पर, तो 6 नंबर पर आता है परमाल रासो का, जगनिक का परमाल रासो। 6 नंबर पर जगनिक का परमाल रासो। अब मैं 7 नंबर पर बात करता हूं तो श्रीधर का रणमल छंद, श्रीधर का रणमल छंद। इन 7 जो है क्या बोलते हैं उनको, रासों का उन्होंने वर्णन किया है कि उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन 7 रासों का वर्णन किया है। उन्होंने उसमें विजयपाल रासों का वर्णन नहीं किया, विजयपाल रासों का वर्णन नहीं किया है। और हमीर रासों का वर्णन उन्होंने किस में किया है? अपभ्रंश काव्य में किया है। ठीक है ना, अपभ्रंश काव्य में उन्होंने किया है। हमीर रास्य का वर्णन उन्होंने किस में किया है? अपभ्रंश काव्य में किया है। और हमीर रासों से ही आदिकाल की समाप्ति मानते हैं। हमीर रासों से ही आदिकाल की समाप्ति मानते हैं। और रासो शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो वो रसायन से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, रसायन से। रसायन से वो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि बिसलदेव रासों में, किसमें? बिसलदेव रासों में जो रसायन शब्द है वो बार बार आया है। और किसके संदर्भ में आया है? साहित्य के संदर्भ में आया है। किसके संदर्भ में? काव्य के संदर्भ में, काव्य के संदर्भ में आया। ठीक है ना। तो रसायन से रासों की उत्पत्ति मानते हैं पृथ्वीराज आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पीछे सिद्ध साहित्य गया। सिद्ध साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों के बारे में लिखा। और उसके बाद उन्होंने सिद्धों के बारे में जो प्रमुख रूप से सिद्धों का वर्णन किया वो किस किस का किया? उन्होंने किया कि सरैपा, लुईपा, ठीक है ना, सरैपा, लुईपा, कुकुरिपा, तांतिपा और क्या नाम था? सरैपा, लुईपा और विरूपा और कणैपा। ठीक है जी, याद हो गया। ठीक है, तो क्या था? सरैपा, लुईपा, सरैपा,
लुईपा, कणेपा, विरूपा और कुकुरिपा और तांतीपा। अब इसकी एक ट्रिक थी, अब तो वो ट्रिक भी याद आ गई मुझे। वो ट्रिक थोड़ा सा अलग है तो मैं फिर उसको बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है ना। ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि चलो कि सिद्ध साहित्य की वैसे बता चुका हूँ पहले मैं, लेकिन फिर एक बार फिर से याद करवा दूँ ताकि आपको याद रहे। सिद्ध कवि किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार। ये सारी बातें मैं बोल ही रहा हूँ, आपके समझ में आ गई होगी, बाकी आप अपने तरीके से लिख लेना। शुक्ल के अनुसार सिद्ध कवियों का प्रमुख रूप से किस किस का वर्णन किया था? तो इन्होंने किया था कि सल्लू कवि कुत्ता, सल्लू कवि कुत्ता। अब इससे क्या हो गया? स से सरहपा का वर्णन किया था इन्होंने, लू से लुईपा या लूहीपा, ठीक है ना। कै से कन्हपा, वी से विरूपा, कु से कुकुरिपा, ता से तांतीपा। इन सिद्धों का वर्णन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत किया है। बाकी सिद्धों के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये तो मैं भूमिकाएं बना रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं। आगे चल के हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? जब सिद्ध साहित्य की बात करेंगे तो सिद्धों के अंदर सिद्धों के बारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, सारी बातें, ठीक है ना। सिद्धों के बारे में, सरहपा के बारे में, कणहपा के बारे में, तांतीपा के बारे में, ठीक है ना, लुईपा के बारे में और शबरपा के बारे में, इन सब के सभी सिद्धों के बारे में अलग अलग से शुक्ल ने क्या कहा है, नगेंद्र ने क्या कहा है, बच्चन ने क्या कहा है, गणपत चंद्रगुप्त ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, सबकी बातें लेकर आने वाला हूं मैं। ये यहां सिर्फ आपको तैयार कर रहा हूं कि तैयार हो जाइए, आगे बहुत अधिक जो है सामग्री आपको मिलने वाली है। लौकिक साहित्य की रचना, किसकी? लौकिक साहित्य की रचना। इस काल में लौकिक साहित्य की भी रचना हुई थी। अब प्रमुख रूप से हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आदिकाल को 6 भागों में बांटा गया है। उसमें हम बात करते हैं तो उसमें आदिकाल को 6 भागों में बांटा गया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, ठीक है। उसके बाद लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, इन 6 भागों में ही बांटा गया है। उसके अलावा उन्होंने इससे पहले आदिकाल के इन कवियों का वर्णन करने से पहले उन्होंने कहा है कि अपभ्रंश के कवि, ये जो अपभ्रंश के कवि है और उनकी रचनाएं, अपभ्रंश के कवि और उनकी रचनाएं। तो उसकी ट्रिक भी मैंने कल आपको बताई थी कि स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जिन, ठीक है ना, स्वयंभू ने पुष्प और धन देकर अब्दुल नामक जिन खरीदा जो राम सिंह का था, जो राम सिंह का था। तो स्वयंभू हो गए और उनकी रचनाएं हो गई, ठीक है ना। पुष्प से पुष्पदंत हो गया, धन से धनपाल हो गया, अब्दुल से अब्दुल रहमान हो गया, ठीक है ना। जो से जोइंदू हो गया या योगेंद्र मुनि, जोइंदू या योगेंद्र मुनि, ठीक है ना। जो से जोइंदू हो गया और जिन से जिनदत्त सूरी हो गया, उपदेश रसायन रास्ता जिसका, जिन से जिनदत्त सूरी हो गया। और बात करें हम राम सिंह का तो राम सिंह का पहुड़ दो हो गया। तो ये सारे रचनाकार उनकी रचनाएं थी। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य के अंतर्गत जनता के मनोरंजन हेतु अमीर खुसरो द्वारा मुकरियों तथा पहेलियों का सर्जन किया गया। अमीर खुसरो द्वारा लौकिक साहित्य की बात करें तो इनमें एक तो आते हैं अमीर खुसरो, एक आते हैं ढोला मारूरा दुहा, ठीक है ना, एक आता है ढोला मारूरा दुहा और विद्यापति, ठीक है ना, अब्दुल रहमान कृत का संदेश रासक। ये सारे लौकिक काव्य के अंतर्गत ही, मतलब डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको लौकिक साहित्य में लिया गया है। तो ये थोड़ा सा है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं भी बताता जाऊंगा, आपने भी ध्यान रखना है कि जो वीर गाथा काल है, आचार्य शुक्ल ने जो वीर गाथा काल बताया है उसमें उन्होंने 2 रचनाओं को लिया है जिनके नाम है जयचंद्र प्रकाश और जय मेघ जसचंद्रिका। नोट कर लेना, जयचंद्र प्रकाश और जय मेघ जसचंद्रिका रासो साहित्य के अंतर्गत या वीर गाथा काल के अंतर्गत प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य में,
प्रकरण 3 जो लिखते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं कि प्रकरण 3 के अंदर जो है उनका देश भाषा काव्य है, उसी को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, उसी को उन्होंने रासो काव्य कहा है, और उसी में उन्होंने 2 रचनाओं का वर्णन किया है। उनके नाम है, उन्होंने तो 7 का किया है, मैं 2 की बता रहा हूँ, उसका संदर्भ यहाँ दे रहा हूँ, जयचंद्र प्रकाश और जय मेघ जयचंद्रिका, तो रासो काव्य वर्णन किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो जो जय मेघ जयचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश है उसको लौकिक साहित्य के अंदर गिन लिया जाता है। किसमें? लौकिक साहित्य में गिना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बारे में ही हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। बीकानेर में सिंचायच दयालदासरी ख्याति ऐसा ग्रंथ है, सिंचायचकृत दयालदासरी ख्याति, ठीक है ना, ऐसा ग्रंथ है बीकानेर में, उसमें इनका कई वर्णन मिला है। तो उसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि इस प्रकार की 2 रचनाएं थी, ठीक है ना। लौकिक साहित्य के मनोरंजन हेतु अमीर खुसरो द्वारा मुकरियों तथा पहेलियों का सर्जन किया गया। जैसे एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, अब्दुल रहमान कृत जो संदेश रासक है उसको भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत स्थान दिया गया है। किसमें स्थान दिया गया है? लौकिक साहित्य में, ठीक है ना। विद्यापति की पदावली और कवि कलोल कृत ढोला मारूरा दोहा, कवि कलोल कृत ढोला मारूरा दोहा, भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि कृत जय मेघ जयचंद्रिका, असात कृत बसंत विलास, असात कृत बसंत विलास आदि अनेक लौकिक रचनाएं लिखी गई थी। वीर और श्रृंगार का समन्वय, आदि काल में क्या था? वीर और श्रृंगार का समन्वय था। वीर और श्रृंगार का समन्वय था। तत्कालीन समय में प्राय युद्ध जर और जमीन के लिए कम, जोरों के लिए अधिक लड़े जाते थे। जर और जमीन के लिए कम, ठीक है ना, और जोरों के लिए अधिक होते थे। इस कारण वीर गाथाओं में रूप सौंदर्य का वर्णन करना कवियों के लिए विशिष्ट था। मतलब जो भी रचनाकार थे वो अधिकतर क्या थे? चारण थे। और उनका कार्य क्या था कि जब युद्ध होता था तो वो उस युद्ध से पहले और उस युद्ध के बाद, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, उन राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे ताकि वो उनको बहुत अधिक धन देना शुरू कर दे, ठीक है ना। इसलिए वो वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखा करते थे कि इस तरह से इन्होंने ऐसे युद्ध लड़ा, वो युद्ध लड़ा, ये युद्ध लड़ा और ये जीत गए, इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर हर बात को, ठीक है ना। और दूसरा, जब वो युद्ध नहीं लड़ते थे तो तब उनके मनोरंजन के लिए श्रृंगार प्रक रचनाएं किया करते थे ताकि वो और अधिक जो है उन रचनाओं में आनंद प्राप्त कर सके। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का प्राचुर्य, इस काल में क्या था कि जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उसमें ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का जो प्राचुर्य था, कल्पना अधिक थी। आदि काल में आश्रयदाताओं की गाथाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए कल्पना का सहारा लिया गया है। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। जैसे चंद्रप्रदायी द्वारा पृथ्वीराज का शब्द भेदी बाण चलाना, सेना के एक समय के भोजन में 4 मण हींग का लगना, आश्रयदाताओं के अतिशयोक्ति प्रशंसा में आता है। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो का ना, पृथ्वीराज रासो हम देखते हैं तो इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है 1192 ईस्वी में। 1191 में प्रथम हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे और मोहम्मद गौरी भाग गया था और भागने के बाद दोबारा वो फिर से आया 1192 में, तब उसने जीत लिया था युद्ध और उसके बाद वो क्या है पृथ्वीराज चौहान को उसने मार दिया था। तो ये आता है इतिहास में तो। लेकिन पृथ्वीराज रासो जो उसमें ये बताया जाता है कि उनको अंधा कर दिया जाता है। फिर चंद्रबरदाई वो ठीक है ना एक जो पद्य बोलते हैं, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो है तीर से मोहम्मद गौरी को मार देता है, इस तरह से शब्द भेदी बाण चलाता है। तो ये जो है कल्पना प्रसूत कहानियाँ लिखी गई थी। संकुचित राष्ट्रीयता, इनके पीछे जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन था, इनके पीछे भी कहीं न कहीं वर्णन ये था कि अगर कोई व्यक्ति जो युद्ध में गया है, अगर राजा है वो युद्ध में गया है, अगर वो मारा गया है वहाँ, तो एक तरह से वीरगति को प्राप्त हुआ। और अगर
जिस तरह से वो मारा गया उसको उसी तरीके से अगर व्यक्त किया जाए तो पीछे की जनता जो है वो थोड़ी अधिक भावुक हो सकती है, या ज़्यादा दुखी हो सकती है, या निराश हो सकती है। तो कहीं जनता में जो आम जनता है या पीछे जो सेना बची है तो उनमें इतनी निराशा ना हो, इसलिए उनकी वीरतापूर्ण जो गाथाएं गाई जाती थी, ताकि जो पीछे जनता बची हुई है, पीछे जो सेना बची हुई है, उसको भी जागृत किया जा सके। इतिहास में जिस जयचंद को देशद्रोही, संकुचित राष्ट्रीयता का प्रयोग, इस काल में संकुचित राष्ट्रीयता का प्रयोग है। इतिहास में जिस जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है, जिस जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है, मधुकर कवि ने जयमेघ जस चंद्रिका और भट्ट केदार ने, मधुकर कवि ने जयमेघ जस चंद्रिका और भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश में उनकी प्रशंसा करके संकुचित राष्ट्रीयता का परिचय दिया है। चरित्र काव्य लिखने की प्रवृत्ति, इस काल में ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखने की प्रथा प्राप्त होती है। जैसे रास का ग्रंथ कीर्तिलता, मतलब चरित्र काव्य लिखे गए, राजा जो थे उनकी वीरता के, उनकी प्रशंसा के जो वर्णन लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है, चरित्र चित्रण है, ठीक है ना। बिशलदेव रासो, बिशलदेव राजा का चरित्र चित्रण है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है चरित्र चित्रण किए गए। जैसे कीर्तिलता है तो कीर्ति सिंह का चरित्र चित्रण है। तो चरित्र काव्य लिखने की प्रथा जो इस काल में अधिक थी। चुनरी, चरचरी और कुलक की रचना, चुनरी, चरचरी और कुलक की रचना, आदि काल में चुनरी, चरचरी और कुलक ग्रंथों की रचना हुई। विनय चंद्र मुनि की लिखी हुई चुनरी रचना में, किसकी लिखी हुई? विनय चंद्र मुनि की, विनय चंद्र मुनि की लिखी हुई चुनरी रचना में धार्मिक भावनाओं से युक्त और सदाचार के रंगों से रंगी चुनरी ओढ़ने का उपदेश है, और उसको चुनरी ही कहते थे। जिन रचनाओं में यह था कि धार्मिक भावनाओं से युक्त और सदाचार के रंगों से रंगी हुई चुनरी, मतलब अपने आप का ऐसा चुनरी ओढ़ लेना, मतलब ऐसा आवरण अपने आप पर ऐसा आवरण ग्रहण कर लेना, ठीक है ना, कि जिससे क्या है कि सदाचार, जिसमें सदाचार दिखाई दे। तो इस प्रकार का ये चुनरी ओढ़ने का उपदेश दिया गया है कि सदाचारों की चुनरी ओढ़ लीजिए जिससे आप सदाचारी बन जाए। प्रबंध काव्य एवं गीति काव्य, इस काल में प्रबंध काव्य भी लिखे गए थे और गीति काव्य भी लिखे गए थे। इस काल में खुमान रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो आदि प्रबंध काव्य, बिशलदेव रासो, परमाल रासो आदि गीति काव्य की रचना हुई थी। बिशलदेव रासो जो है और परमाल रासो आदि गीति काव्यों की रचना हुई थी। खुमान रासो, हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो आदि प्रबंध काव्यों की रचना हुई थी। छंद विधान, छप्य, तोटक, तोमर, उरिल और पदगड़िया छंदों का प्रयोग किया गया था। किन छंदों का प्रयोग किया गया था? छप्य, तोटक, तोमर, उरिल और पदगड़िया। छप्य, तोटक, तोमर, उरिल और पदड़िया या पदगड़िया, कहीं जगह पदगड़िया आता है, कहीं पदड़िया छंद आ जाता है। इसके साथ साथ दोहा चौपाई छंदों का भी प्रयोग किया गया था। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया था। कथानक रूढ़ियां मतलब कथाओं में जो रूढ़ियों के रूप में प्राचीन समय जो कथाएं चली आ रही हैं उनका प्रयोग किया गया था। जैसे एक जिन्न था, ठीक है ना, या एक दूत था, या एक तोता था, या एक चकवा था, एक चकवी थी। इस प्रकार की जो कथानक रूढ़ियां हैं जिनके माध्यम से क्या है कि कहानियां कही जाती थी। एक घोड़ा था, ठीक है ना, इस तरह की जो कहानियां होती थी। जैसे पुराने ज़माने में एक राक्षस था, ठीक है ना, एक राजकुमारी थी। तो ये सारी कहानियां जो थी वो उनका प्रयोग किया गया था। सुख सुखी संवाद, एक तोता था, और ठीक है ना, दूती, देवी शक्तियों का आदि कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग किया गया था। आदिकाल, निष्कर्ष की बात करें, आदिकाल भाषा और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न है। क्या भाषा, क्या शिल्प, क्या शैली, क्या काव्य, क्या रस, क्या छंद, क्या अलंकार, सभी दृष्टि से अपने बाद के साहित्य पर अमिट छाप छोड़ी है। किस प्रकार छोड़ी है वो भी देख लेते हैं। इस साहित्य ने बाद के साहित्य पर किस प्रकार अमिट छाप छोड़ी है। भक्ति काल में कबीर पर नाथों व सिद्धों के पाखंड विरोध का सीधा प्रभाव है। भक्ति काल में कबीर पर नाथों व सिद्धों के पाखंड का विरोध का सीधा प्रभाव है। लौकिक प्रेमाख्यानों पर, लौकिक प्रेमाख्यानों पर जो सूफी काव्य था ना, सूफी काव्यों का प्रभाव, लौकिक प्रेमाख्यानों का प्रभाव सूफियों पर दिखाई पड़ता है।
लौकिक प्रेमाख्यान होगा, सूफी काव्य नहीं है, लौकिक प्रेमाख्यान, जो लौकिक काव्य लिखे गए थे आदिकाल में, ठीक है ना, उसका प्रभाव किस पर, सूफियों पर दिखाई देता है। और रीतिकालीन कवियों पर आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जो रासो काव्य लिखे गए थे, जो रासो काव्य है, उनका प्रभाव रीतिकालीन कवियों पर स्पष्ट दिखाई देता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीतिकाल के कवि भी श्रृंगार और वीर से परिपूर्ण दो प्रकार की रचनाएं लिखी थी उन्होंने। श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं भी लिखी थी और वीर रस से परिपूर्ण भी रचनाएं लिखी थी। दो प्रकार की रचनाएं प्रमुख रूप से थी। और आदिकाल के अंदर भी इसी प्रकार की थी, जो रासो साहित्य लिखा गया उसमें वीर रस से परिपूर्ण और श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं थी। फिर आधुनिक युग में बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, रामधारी से दिनकर, वियोगी हरि आदिकाल की वीर रसात्मक धारा को ही प्रशस्त करते हैं। आधुनिक युग में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी से दिनकर, वियोगी हरि आदिकाल की वीर रसात्मक धारा को ही प्रशस्त करते हैं। तो ये बाद में भी उनका जो है प्रभाव पड़ा था। भाषा की बात करें तो मैं पहले बता चुका हूं कि जिस प्रकार के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार कणहप्पा ने दोहरी भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है ना, उसी प्रकार कबीर ने भी दोहरी भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने साखी के लिए सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया था और रमेनी के लिए पूर्वी बोलचाल की जो ब्रज भाषा है उसका प्रयोग उन्होंने किया था। किसने? कबीरदास जी ने। तो इस तरह से भाषा का प्रभाव भी पड़ा था कहीं न कहीं। और जो सामाजिक दृष्टिकोण था, जो धार्मिक दृष्टिकोण था, उसका भी, जो काव्य की शैली थी उसका भी पड़ा, ठीक है ना। भी धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो कबीर ने संत जो कवि थे उन्होंने अपनाया था कि किस प्रकार पखंडों का विरोध करना है, किस प्रकार मूर्ति पूजा का विरोध करना है, किस प्रकार कुंडलिनी चक्र जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है ना। और जो वेद शास्त्र जो थे उनका उन्होंने विरोध किया। सिद्ध और नाथ भी करते थे, इन्होंने भी किए। ये सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण था। और छंदों का प्रयोग करना, जिन छंदों का उन्होंने प्रयोग किया था बाद में भी उन्हीं छंदों का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो छंदों के जो राहुल शंकरत्या वो कहते हैं कि दोहा चौपाई छंदों के जो सिद्ध थे वो आदि सृष्टा थे, भी सृष्टा जन्मदाता वही थे, तो उनका प्रयोग भी बाद में किया गया। तो ये शैली का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं वहाँ से बाद में भी प्रभावित करती है उनकी, ठीक है ना। आदिकाल में अपभ्रंश की बात करें तो हम देखते हैं आदिकाल के अपभ्रंश को थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा था कि आदिकाल जो है थोड़ा सा अलग प्रकार का है, क्योंकि इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आज भी ये विरोधाभासों का जो युग है आदिकाल। तो हम देखते हैं क्या है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य में क्या लिखा गया है। राम गोपाल शर्मा दिनेश जो है उन्होंने ये वाला पार्ट लिखा है, अपभ्रंश साहित्य वाला जो पार्ट है आदिकाल का, ये डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश ने लिखा है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। वो क्या लिखते हैं कि आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचनाएं हो रही थी। आदिकाल में हिंदी साहित्य, वो कह रहे हैं कि आदिकाल में 1050 से 1375 विक्रम संवत का जो आदिकाल है उसमें न केवल हिंदी साहित्य की बल्कि उस काल में संस्कृत की भी रचनाएं हो रही थी और अपभ्रंश साहित्य की भी रचनाएं हो रही थी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इनको अलग रखना है और हिंदी को अलग रखना है। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता को भी नहीं आती थी और कवियों पर भी ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल अलग थी। किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण, जो अपभ्रंश साहित्य था वो भाषा की निकटता के कारण, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य की और हिंदी साहित्य की भाषा जो थी भी बिल्कुल क्योंकि अपभ्रंश साहित्य के अंदर कौन से आता है? अपभ्रंश का साहित्य, ठीक है ना। और हिंदी के अंदर कौन सा साहित्य शामिल होता है? उत्तर अपभ्रंश का, जिसे पुरानी हिंदी कहा जाता है। तो वो बिल्कुल पास का था, निकटता। तो उसके कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत, अब ये क्या कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर दी हैं। अब ये अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी, शुक्ल ने खुद ने कहा है कि अपभ्रंश साहित्य अलग है, उत्तर अपभ्रंश अलग है, ठीक है ना, जिसे पुरानी हिंदी कहा जाता है। ये आरंभिक हिंदी का मतलब ये है, चाहे आप आरंभिक हिंदी कह दो और चाहे पुरानी हिंदी कह दो, सब ने अलग अलग, पूर्ववर्ती अपभ्रंश, प्रवर्ती अपभ्रंश, ठीक है ना, प्रवर्ती अपभ्रंश मतलब पुरानी हिंदी, इस तरह से अलग अलग नाम इन्होंने ले लिए हैं।
तो अपभ्रंश मतलब साहित्य अलग है अपभ्रंश का, लेकिन आरंभिक हिंदी मतलब वो हिंदी साहित्य में उसका साहित्य आता है। दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली है, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जा सकता है। आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है और कुछ को अपभ्रंश साहित्य में रखा जा सकता है, जो शुक्ल ने जिनका वर्णन किया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार के अनुसार यह खोज किसने की है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने की है। तो उसके अंदर स्वयंभू को, पुष्पदंत को, धनपाल को, ये जो है ये कौन है? ये अपभ्रंश के कवि हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, गाहिल, कनकाम्बर, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी, जोइंदू, राम सिंह, लक्ष्मीचंद या देवसेन, लक्ष्मीचंद या देवसेन, अच्छा इसी देवसेन का नाम लक्ष्मीचंद था। लक्ष्मीचंद या देवसेन, लुई या सिद्ध कवि भुसुक, किलपाद, दीपंकर, श्री ज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेंट्या, महिधर, कम्बलावरपाद को अपभ्रंश के कवि मानते हैं। इनको अपभ्रंश का कवि माना जाता है। प्रमुख रूप से यही है। इनके बारे में जब वर्णन किया जाता है तो इन लोगों का वर्णन किया जाता है, प्रमुख अपभ्रंश कवि व उनकी रचनाएं। बाकी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, प्रमुख यही है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो अपभ्रंश के कवि है जो मैं बता रहा हूँ, वैसे डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार है। उसमें इस पाठ का वर्णन किया है डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश ने किया है। और उन्होंने भी किसका संदर्भ दिया है? उन्होंने भी संदर्भ दिया है, क्या नाम था, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन का। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन का संदर्भ उन्होंने दिया है। स्वयंभू की पौमचर्यु, रिठ्ठणेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू, पौमचर्यु, रिठ्ठणेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। पुष्पदंत की महापुराण, अणय कुमार चर्यु, जस हरिचर्यु। अणय और ये है जसहरी चर्यु। धनपाल की भविष्यत का, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास, जोइंदू का परमात्म प्रकाश और योगसार, ठीक है ना, और राम सिंह का पाहुड़ दोहा। ये सारी की सारी रचनाएं जो है अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। उसमें इसे 6 भागों में बांटा जा सकता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, राष्ट्र साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। अब हमारी प्रयास करूंगा कि 6 क्लासें और आदिकाल की। 6 का मतलब है एक सिद्ध साहित्य की रहेगी, एक जैन की रहेगी, एक राष्ट्रों की, एक नाथ, राष्ट्रों की ज़्यादा हो सकती है, एक नाथ की रहेगी, एक लौकिक की रहेगी, एक गद्य की रहेगी। लौकिक गद्य की तो एक ही क्लास में काम चल जाएगा। लौकिक और गद्य तो हम एक ही क्लास में काम चला लेंगे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। सिद्ध साहित्य की भी एक क्लास रहेगी कम से कम, जैन की एक से ज़्यादा रहेगी, राष्ट्रों की ज़्यादा रहेगी, नाथ की एक रहेगी। तो कुल मिलाकर 6 क्लासें बनेगी। 6 या 7 क्लासों में कर देंगे। तो अगर क्लास पसंद आई है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। और इसी प्रकार लगातार शाम को 6 बजे, रोज़ शाम को 6 बजे 100% क्लास आ जाती है। लगातार जुड़े रहिए। पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, बार बार पूछा जा रहा है, व्याकरण भी करवाई जाएगी। जहाँ तक हो सकता है मैं देख रहा हूँ कि आदिकाल समाप्त करने के साथ साथ भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। जो ट्रिकें वगैरह बता रहा हूँ, जो सारांश वगैरह बता रहा हूँ, उनको भी सहेज कर रख लें। वो ट्रिकें नहीं है, वो अपने आप में एक प्रकार के मोती हैं जो बहुत अधिक काम आने वाले हैं। क्योंकि आप किसी भी, जिसने भी परीक्षा पास की है या जो भी जिसने भी सफलता प्राप्त की है, आप उनसे पूछ लेना कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ोगे तो पहले आपको कम से कम 10 किताबें पढ़नी पड़ती है किसी परीक्षा को पास करने के लिए, कम से कम। और जब आप परीक्षा देने जा रहे हो तो 10 किताबें आप रिवाइज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते जैसे मैंने बना कर दिए हैं। क्योंकि ऐसे शॉर्ट नोट्स के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन समय
जब आप जितना अधिक समय दोगे तो उसका आप खुद के शॉर्ट नोट्स देख लो। आपने एक तो पहली बार पहले 4 महीनों में बनाए होंगे, फिर आगे वाले साल में बनते हैं, और जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके अलग ही प्रकार के। तो नोट्स जो होते हैं वो समय मांगता है बार बार, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, सामग्री अलग अलग जगह से अलग अलग मिलती है, उनको एक जगह संकलित किया जाना है। तो ये आपके लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद जो है सिद्ध होने वाले हैं। तो इन सबको सहज कर रखें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।